गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 जो कि पूरक पुस्तक है यानी सप्लीमेंट्री बुक है, उसके पाठ 2 जूझ को पढ़ाऊँगा। बहुत ही अच्छा पाठ है जो बच्चों को विपरीत और कठिन परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की प्रेरणा देती है। अब मैं पाठ जूझ का थोड़ा संक्षेप में उसकी रूपरेखा स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले मैं जूझ का अर्थ बता दूं। जूझ का मतलब होता है जूझना। जूझना अर्थात संघर्ष करना, यानी परिस्थितियों से जूझना या परिस्थितियों से संघर्ष करना। जूझ शीर्षक, जो पाठ का शीर्षक है, इसको प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव मराठी साहित्यकार हैं। तो प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव के बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है और इस जूझ उपन्यास के लिए उन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो उसी आत्मकथात्मक उपन्यास का यह एक अंश है जो कथानायक अर्थात इस कथा का नायक, यानी इस कथा में जो मुख्य पात्र है, जिसका नाम है इस पाठ में आनंदा। इसलिए जो इस कथानायक आनंदा के जीवन संघर्षों से संबंधित है। आनंदा का मन पाठशाला यानी विद्यालय या स्कूल जाने के लिए सदा लालायित रहता था। उसकी हमेशा मन में इच्छा रहती थी कि वह विद्यालय जाए, स्कूल जाए, परंतु पारिवारिक दुविधाओं के कारण वह अपनी इच्छा की पूर्ति में अनेक बाधा महसूस करता था। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से आनंदा के संघर्ष की मार्मिक चेतना को पाठकों के सामने जीवंत कर दिया है। यह एक किशोर के देखे एवं भोगे हुए गंवाई जीवन यानी गांव के जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवन गाथा है। तो चलिए, तो इस पाठ जूझ को मैं आप संक्षेप में एक एक इस पाठ का बिंदु लेकर, पॉइंट लेकर मैं आपके सामने इस पाठ को स्पष्ट करता हूँ। आनंदा जो इस पाठ का मुख्य पात्र है, कथा का नायक है, तो सबसे पहले मैं आनंदा और उसके परिवार के बारे में आपको परिचित करा दूं। आनंदा के परिवार में उसके दादा, अब यहां दादा का अर्थ पिता से है। मराठी में या कह दो महाराष्ट्र में
पिता को वहाँ दादा कहा जाता है, इसलिए जब दादा शब्द का प्रयोग हो तो यहाँ उसका अर्थ पिता से है। तो आनंदा के परिवार में उसके दादा अर्थात पिता और माँ रहते थे। आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाता था, अपने पिता से नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पिता अच्छे आचरण वाले नहीं होने के साथ साथ अत्यधिक गुस्से वाले भी थे। उनका चरित्र और आचरण भी अच्छा नहीं था। दादा सारा दिन यानी उसके पिता सारा दिन गांव भर में घूमते रहते और रखमा बाई के कोठे पर भी जाते थे। वे घर गृहस्थी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते थे और खेत का सारा काम भी आनंदा से ही कराते थे। यही कारण था कि वे आनंदा को पाठशाला यानी स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। दूसरी तरफ आनंदा की माँ चाहती थी कि उसका बेटा कम से कम 7वीं कक्षा तक अवश्य पढ़े, लेकिन दादा के आगे यानी उसके पिता के आगे उसकी एक न चलती थी। आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव, अब यहाँ तीसरे एक पात्र आए दत्ताजी राव, जो गांव के बहुत ही बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जैसे गांव में बड़े बड़े जमींदार होते हैं जिनका मान सम्मान होता है, इसी प्रकार दत्ताजी राव का गांव में बड़ा मान सम्मान था और गांव के मुख्य और प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिनकी बात गांव में कोई नहीं टालता था। तो उनकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की सोची, क्योंकि वे ही पाठशाला जाने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सकते थे। अब मैं दत्ताजी राव और उनका व्यक्तित्व और उनका न्यायोचित व्यवहार के बारे में आपको बताता हूँ। दत्ताजी राव देसाई, पूरा नाम था उनका दत्ताजी राव देसाई। दत्ताजी राव देसाई गांव की एक प्रभावशाली व्यक्ति है। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनकर कहा कि दादा को मेरे पास भेजना, यानी अपने पिता को मेरे पास भेजना। राव साहब भी चाहते थे कि आनंदा पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति बने। वे जानते थे कि वर्तमान युग में पढ़ाई का कितना अधिक महत्व है। जब दादा उसके पास आए तो उन्होंने उसे बहुत धमकाया और कहा कि तेरी ओर से पाठशाला भेजने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि वह पढ़ा सकने में असमर्थ है यानी नहीं पढ़ा सकता, तो वे स्वयं ही आनंदा को पाठशाला यानी स्कूल भेज देंगे। दत्ताजी का व्यवहार देखा जाए तो दत्ताजी का व्यवहार आधुनिक युग के अनुसार बहुत ही उत्तम श्रेणी का दिखाई देता है। अब इस प्रकार आनंदा ने पाठशाला जाना शुरू कर दिया। अब हम उनके आनंदा और उसके पाठशाला संबंधी यानी स्कूल में जो उसके अनुभव थे उसके बारे में आपको बता दूं। आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसा वो हमेशा चाहता था।
उसे 5वीं कक्षा में ही दोबारा जाकर बैठना पड़ा, क्योंकि उसने पहले ये कक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। उत्तीर्ण का अर्थ है पास नहीं की थी, बीच में ही छोड़ दी थी। इसलिए उसे दोबारा 5वीं में जाकर ही बैठना पड़ा। अब उसकी कक्षा में एक शैतान बच्चा है, चौहान। उस शैतान चौहान नामक एक नए लड़के ने उसकी मटमैली धोती जिसे वह पहनकर आया था, मिट्टी जैसे रंग वाली, जिसमें मैल ज़्यादा दिखाई नहीं देता, गंदी ज़्यादा नहीं होती, तो उसकी मटमैली धोती और गमछे को, जो उसने गमछा यानी एक पतला तौलिया जिसे वह गर्मी में सर पर ओढ़ कर आता था या सर पे बांध के आता था, मटमैली धोती और गमछे को लेकर मजाक उड़ाया, जिसके कारण आनंदा का मन बहुत दुखी हो गया। पहले दिन उसने सोचा कि वह पाठशाला नहीं जाएगा, किंतु फिर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पाठशाला अवश्य जाएगा, क्योंकि वह बचपन से ही मुश्किलों का सामना करता आया है। इसमें एक और पात्र का नाम आएगा पाठ में, वो है वसंत पाटिल। वसंत पाटिल जो कि उसी 5वीं कक्षा में पढ़ता था, बहुत ही होशियार लड़का था और धीरे धीरे आनंदा का मित्र बन गया। आनंदा वसंत को देखकर उसका भी पढ़ाई में मन लगने लगा और आनंदा ने अखबारी कागज के कवर भी अपनी किताबों पर चढ़ा दिए। अब उसे भी कक्षा में शाबाशी मिलने लगी। उसे पाठशाला जाने में अब आनंद आने लगा। अब इससे आगे चलें तो मराठी भाषा के एक अध्यापक थे, सोंदल गेकर, जिनके व्यक्तित्व का प्रभाव आनंदा पर काफी पड़ा। तो अब आनंदा पर सोंदल गेकर, पूरा नाम था उनका सोंदल गेकर जी का प्रभाव किस प्रकार और कैसा पड़ा, उसके बारे में भी बच्चों में आपको बता दूं। श्री सोंदल गेकर जी मराठी अध्यापक हैं, यानी मराठी भाषा के अध्यापक हैं और मराठी भाषा पढ़ाते हैं, कविताएं पढ़ाते हैं। वे कक्षा में कविता बहुत ही आनंद के साथ गाकर पढ़ाते हैं। सुनने वाले भी मुग्ध होकर सुनते थे। उनके पास सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल, छंद का मतलब कविता के पदों की बढ़िया गति, बहुत ही अच्छी गति से, आरोह अवरोह से और रसिकता के साथ, यानी पूर्ण रस के साथ वो पढ़ाते थे। आनंदा को उनकी कविताएं इतनी अच्छी लगती थीं कि जब वह पाठशाला के बाद खेत में काम करने जाता तो हर समय उन्हें गुनगुनाता रहता था, जिसके कारण कविता में उसकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सोंदल गेकर जो मराठी भाषा के अध्यापक थे, उन्होंने भी अब उसे विशेष रूप से उसे और अधिक सिखाने लगे और वे आनंदा की प्रशंसा भी करने लगे। श्री सोंदल गेकर जी
से ही प्रेरणा लेकर अब आनंदा स्वयं भी कविता रचने लगा और उसे अपने गुरुजी यानी अपने शिक्षक सोंदलगेकर जी को दिखाता था, जिससे कविता में जो भी कमी हो वे उन्हें ठीक कर सके। इसी कारण आनंदा श्री सोंदलगेकर जी के बहुत निकट आ गया था। अब इस पाठ के अंतिम अंश की ओर जाएंगे, जिसमें आनंदा और उसकी लगन, पढ़ाई के प्रति उसकी जो लगन थी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आनंदा को कविता लिखने की ऐसी लगन लगी कि जब उसके पास कागज पेंसिल न होती तो वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, या पत्थर की शिला यानी पत्थर की चट्टान पर कंकड़ से लिख लेता था। कभी कभी कविता रविवार के दिन यानी संडे के दिन लिख लेता, तो सोमवार को सबसे पहले अपनी कविता मास्टर जी को यानी सोंदलगेकर जी को दिखाता, और यदि वह सोमवार का इंतजार नहीं कर पाता तो रात को ही सोंदलगेकर मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखा देता था। इस कारण आनंदा की मराठी भाषा में भी सुधार आया और अब वह अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से समझने लगा, यानी उसकी बारीकी चीजें, बारीकी विशेषताएं समझने लगा। कविता की लगन उसे ऐसी लगी कि अब उसके मन में कोई ना कोई मधुर गीत बजता ही रहता, और इसी प्रकार आनंदा बाद में बहुत ही प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार आनंद यादव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये थी उनके जीवन के संघर्ष से भरी हुई कहानी। अब मैं इस पाठ को यहीं समाप्त करता हूँ, और कल मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको भेजूंगा। थैंक यू। सही रही?